आज अपने बीच में सेलेक्टेड आरजेएस चंदन भाटी, जो अभी 2021-22 की परीक्षा में चयनित हुए 59th रैंक से, और ये इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था। चंदन ने NLU जोधपुर से वो अपनी LLB 2021 में कंप्लीट की, और उसके बाद जो है वो अपने लेवल पे वो तैयारी की। अपने पास यहाँ इंटरव्यू के स्टेज पे चंदन है वो आए थे, इंटरव्यू की क्लासेस और मॉक इंटरव्यूज के लिए। हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मुझे पता चला कि मेरी मेंस की टेस्ट सीरीज भी इन लोगों के पास है वो थी, क्योंकि फ्रेंड में किसी के पास आ जाती है तो थोड़ा शेयरिंग का स्टूडेंट्स की नेचर रहती है, तो मेंस की टेस्ट सीरीज भी थी इनके पास। बट इन्होंने आके यहाँ पे लिखा या चेक किया ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चंस इन्होंने देख लिए और क्या राइट आंसर हो सकता है वगैरह, तो वो यूट्यूब वगैरह पे भी जो मेरे कुछ वीडियोस वगैरह शेयर कर रखे थे उनसे कुछ बेनिफिट हुआ इनको, और इंटरव्यू में इन्होंने वो प्रॉपर सारी है वो गाइडेंस प्राप्त की, और अल्टीमेटली अच्छी रैंक से वो चयनित हुए। न केवल ये, एक इनके मित्र भी थे दारू राम करके, वो भी है वो सेलेक्ट हुए। अक्षय तांबी, वो भी इनके साथ के ही है वो पास आउट थे, वो भी है वो अपने इंस्टीट्यूट से है वो सेलेक्ट हुए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं चंदन। ज़्यादा समय लिए बिना जो है मैं चंदन को स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि एक छोटा सा स्वागत और सम्मान का प्रतीकात्मक है वो प्रोग्राम रखा गया है, उस स्वागत और सम्मान को है वो स्वीकार करें। इधर से आ जाइए, इधर से, यस, थोड़ा सा। यस, इस कड़ी में आप रवि जी हमारे इंक्वायरी हेड है, वो माल्यार्पण करके स्वागत है वो करेंगे। और स्टूडेंट्स में से भी कोई आना चाहे स्वप्रेरणा से, यस। और अब मैं चंदन को है वो आमंत्रित करता हूं कि वो आपको सक्सेस स्टोरी के बारे में वो बताए, उन्होंने कैसे ये गोल है वो अचीव किया, इस एग्ज़ाम को है वो क्रैक किया, इनकी क्या विशेष तैयारी वो रही प्रीलिम्स के दौरान, मेंस के दौरान और इंटरव्यू के दौरान, तो अल्टीमेटली ये है वो सफल रहे अच्छी रैंक से। यस चंदन, थोड़ा सा इधर आ जाइए और उधर सामने देख के, है ना? हाँ सही है, सही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा जोर से बोलो। तो मैंने यहाँ से इंटरव्यू गाइडेंस लिया था, और सर का नाम आप सब लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं और आप सब लोग इनकी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने लिया है, मैंने यहाँ का नाम मेरे सीनियर से भी सुना है जो ऑलरेडी सर्विस में है। आप लोग सब जानते होंगे, आपके जयपुर से हर्षित शर्मा, अगर आपने नाम सुना होगा इंस्टाग्राम पे या कहीं फेसबुक पे देखा होगा, और करण सिंह अभी जो जयपुर में पोस्टेड है, करण सिंह डिस्ट्रिक्ट 1 में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर को बीए को, मतलब मैं क्या ही सर के बारे में बोलूँ, सर ऑलरेडी इस जर्नी में इतने टाइम से हैं, तो आप लोग सेफ हैंड्स में हैं, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि सर ने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, क्लियर किया और आगे पढ़ा ही रहे हैं। तो जहाँ तक कि मेरी जर्नी है, अब 3 स्टेप में आपको पता ही है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा आपका। तो प्रीलिम्स में मैं यही बोलूँगा कि आप सिर्फ बैरक पे फोकस करें, बैरक के बाहर कुछ जाता ही नहीं है। प्रीलिम्स में आप क्या ही ऐसा है कि कोई घुमा के पूछ लेगा, सिर्फ आप कीवर्ड्स पे फोकस करिए जो क्वेश्चंस में आते हैं। आपने अगर जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट दिया होगा, अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर आपको एविडेंस एक्ट का कोई क्वेश्चन याद आ रहा है, तो उसमें जैसे अपन पढ़ते हैं कि रेलेवेंट अपने को माइंड में ये रहता है कि रेलेवेंट पूछा हुआ है कि अच्छा, रेलेवेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुसंगत। सुसंगत। अब जैसा आदमी की आदत हो जाती है, हिंदी मीडियम वाले अगर हैं कोई, तो सुसंगत होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि कौन सा इररेलेवेंट है। अब स्टेटमेंट में माइंड में यही रहता है कि रेलेवेंट पूछा है, तो आप उसमें स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि आप उसमें रेलेवेंट वाला करके आए तो हरी में। तो ये आप
थोड़ा ध्यान दें कि क्वेश्चन को जितना केयरफुली होके और बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करके पढ़िए कि ये 3 ऑप्शंस इसलिए नहीं है, इसलिए ये फोर्थ वन सही है। वो टेंडेंसी रखें और वर्ड्स पे, कीवर्ड्स पे फोकस करें। प्लस दूसरा ये चीज़ है कि बैरक में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। जनरल टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स उसको ओवरलुक कर देते हैं कि ये तो क्या ही आएगा, ये क्या ही पूछेगा। और राजस्थान हाईकोर्ट की ये खास बात है कि वो वहीं से पूछता है। जैसे आप देखोगे कि एक क्वेश्चन था सिविल का कि साइंड मतलब क्या होता है, साइंड इंक्लूड स्टैम्प, तो वो स्टैम्प में अब कौन सा नहीं है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैं एक पर्सनल मेरा बताऊं तो मैंने टीपीए जो प्रॉपर्टी लॉ है वो मैंने प्रीलिम से पहले 2-3 घंटे पढ़ा कि ये रूल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं आया। स्टार्टिंग से फर्स्ट डेफिनेशन क्लॉज में से एक क्वेश्चन आया और एक एंड में से आया। तो जो अपन सोचते हैं कि यहाँ से नहीं आ सकता वो वहीं से पूछते हैं। तो डेफिनेशंस और जो एंड में क्लॉजेज होते हैं, और उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट का भी क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि प्रिंसिपल जब आउट ऑफ इंडिया है या तो एजेंट कब सू कर सकता है, ऐसा कुछ था। तो वर्ड्स घुमाए हुए थे, जहाँ पे नॉट नहीं है वहाँ नॉट डाला हुआ है ऐसा। तो आप बैरक पे फोकस करें। बैरक के अलावा प्रीलिम्स में कुछ जाता ही नहीं है बाहर। 15 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर की इंग्लिश है। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो वेल एंड गुड, आप तो हिंदी में बढ़िया कर ही रहे हैं। और इंग्लिश में थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अब ये स्ट्रैटेजी तो सर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 70-30 जैसे वेटेज है। तो आप जितना हिंदी इंग्लिश में आप कोशिश करेंगे कि जंप करने का, तो आपका ये जो लॉ में अगर है तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो ये है कि आप हिंदी इंग्लिश अच्छा कर लें, 30 में से 20+ अगर एम करके चलें तो 70+, 75 स्कोर कहीं नहीं जाएगा। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 स्टेट्स के प्रीलिम्स लिखे हैं, MP, राजस्थान और हरियाणा के, और तीनों में ही जनरली कट ऑफ से 10-20 मार्क्स और ज़्यादा ही थे। मार्क्स का तो रेलेवेंस नहीं, बट प्रीलिम्स मैंने दिया है तो आई कैन श्योरली टेल यू कि प्रीलिम्स में ये स्ट्रेटजी, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। बैरक भगवान है, उसको जितना पढ़ोगे 70% अगर आपने बैरक कवर कर लिया तो आप मेंस में भी 70% आप आगे हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो प्रीलिम्स में बस यही है बैरक। फिर मेंस में आप आओ तो राइटिंग स्पीड। फिर मेंस में लॉ में आप ये देखो कि 2 पेपर है, तो लॉ में आपका मार्जिन कितना होगा कोई दूसरे कैंडिडेट से, 10%, 15%, उससे ज़्यादा आप एज ले नहीं सकते या पीछे रह नहीं सकते। डिसेंट एवरेज चेकिंग होती है तो आप उतना ही रेंज में रहेंगे। खेल कहाँ खत्म होता है, जब आप जो 50 और जो ऐसे है 100 नंबर का, उसमें आप कितना कमाल करते हो, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जैसे मेरे 100 में से 50+ स्कोर था ऐसे में, एंड इंग्लिश में आई स्कोर 36 आउट ऑफ 50, और हिंदी में इट वॉज 21। तो जो 50 का बैरियर क्रॉस हो गया तो आप ऑलरेडी रेस में आ जाते हो, क्योंकि लॉ में उतनी ही मार्जिन होती है। और फिर दूसरा ये इसलिए है क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज, जैसे सर बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज मैंने, हमारे सीनियर्स नहीं थे तो मैंने देखी हुई है। क्योंकि मैं, अब आप आलस का बोल लीजिए कुछ भी, मैंने टेस्ट सीरीज लिखी नहीं है कोई भी कहीं पे भी। इंटरव्यू गाइडेंस लिया, टेस्ट सीरीज मैंने कहीं नहीं लिखी, विच इज़ अ मस्ट। आप सब लोग सर के पास ऑलरेडी है तो सर करवाएंगे आपसे। टेस्ट सीरीज बिल्कुल दें आप, जितनी ज़्यादा हो सके, और जितना आप उसको सीरियसली लेकर टेस्ट सीरीज दें वो बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में एक, अगर आपको जैसे कोई डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन पूछी जाती है, बैरक बेस्ड एग्जाम होता है, तो उसको आपको ऐसा होता है मन में तो आप सबको याद है डेफिनेशन। डिग्री का डेफिनेशन बोले तो आप सब बता सकते हो भी मन में, हाँ साहब ये है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि डिग्री की डेफिनेशन सिविल का पहले पेपर क्वेश्चन लिखने बैठा और वो स्टक हो गया, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस ही नहीं की उतनी। याद है डिग्री क्या होती है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है, कैसे लिखना है, तो वो सब जब आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में कर लेते हो, अगर आप प्रैक्टिस में स्टक हो जाते हो तो वहाँ पे सीधा है कि लॉन्च होना है, बस लिखो फटाफट और टू द पॉइंट। ज़्यादा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। जो आप ऑलरेडी अगर अटेम्प्ट दे चुके तो उनको पता होगा कि इतना लेंदी पेपर होता है कि आप ये सब फ्लारी लैंग्वेज लिखो या फिर ऊपर नीचे कुछ डालने का कुछ टाइम नहीं मिलता। सीधा टू द पॉइंट, जितना पूछा है लिखो। नहीं आता तो वहाँ पे रुकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन 1 नहीं आता छोड़ो आगे चलो, 2 नहीं आता छोड़ो आगे चलो। ये अगर आप देखोगे पहले मैं 10वां क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर वापस 1 पे आऊँगा, 2 पे आऊँगा, ये स्ट्रैटेजी मैंने जितने लोगों से पूछा ये काम नहीं करती। टू द पॉइंट, उस टाइम पे जितना आपको क्लिक हो रहा है लिखो, नहीं लिखो छोड़ दो आगे चलो। जितना होगा वो एंड में आप, वो रिग्रेट रह जाएगा अगर आप लोग पेपर छूट जाता है। पेपर छूट गया तो आप ये समझ लो 50% लोगों से पीछे हो गए आप, 50% आप रेस से बाहर हो अगर पेपर छूट गया आपका। तो पेपर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इररिलेवेंट कुछ नहीं लिखना, जितना कुछ। अब कई लोग ऐसे होता है कि जैसे कुछ फेवरेट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो उसमें भरने लग जाएंगे, ये भी है, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। वो रेलेवेंट नहीं है। आपने जितना पूछा गया है उसका वही जवाब दें और आगे चलें। और जो ये होता है कि जो लास्ट में जजमेंट्स आते हैं, तो कोई लोग ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि जजमेंट पहले करें बाद में करें, तो वो आप सब के ऊपर अपनी खुद। जैसे इसीलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप पहले हिट एंड ट्रायल करें कि अगर मैं
क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जो 20-20 मार्क के क्वेश्चन है, तो मैं बाद में क्या सेफली कॉम्पनसेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कहीं आपने 20 नंबर के चक्कर में आप बाकी 10 नंबर छूट गया और 20 में तो मान लो 10 ही नंबर आए, तो फिर वो बहुत लॉस हो जाता है। तो वो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, चाहे आगे करें या पीछे करें, वो आपके ऊपर है। स्टक ना हो, ये मेरा है कि चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कुछ भी हो, स्टक नहीं होना। नहीं आता तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके देखो। अगर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए तो फिर कैसे चलेगा। फिर मेंस में और हिंदी इंग्लिश का ऐसे का जो आप सब जानते हैं कि ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी सर आपको तैयारी करवा रहे हैं, इंग्लिश भी करवा ही रहे हैं। तो मैं जो अपना तरीका अपनाता था मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जैसे एक तो टाइम स्लॉट में लिखता था। जैसे आपको पता है कि आफ्टरनून आर होता है एग्जाम का, जो ऐसे एग्जाम होता है आफ्टरनून में लिखना पड़ता है सेकंड स्लॉट में। तो अमूमन क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो आदमी सोता है उस ड्यूरेशन में, तो अगर उसी टाइम पे अगर आपको एग्जाम लिखना है तो जो एग्जाम होने से पहले आप ये कोशिश करें कि उसी आर में आप लिख रहे हैं। 2 घंटे का अगर टाइमिंग है 1 से 3, तो आप उसी 1 से 3 में वो ऐसे लिखने की कोशिश करें, क्योंकि माइंड उसी तरह यूज टू होगा ना कि अगर आपने वो लिखना है तो 1 से 3 मुझे लिखना है। फिर और ऐसा करें कि 1.5 घंटा लेके चलें कि मुझे 1.5 घंटे में 1500 वर्ड लिखने हैं, क्योंकि इतने ही वर्ड लिमिट होता है, 1500 से ज़्यादा वर्ड लिखने नहीं होते। तो उसी टाइम में 1.5 घंटा लेके चलें कि मैं 1.5 घंटे में तीनों ऐसे लिखने हैं मुझे। और क्या होगा कि अगर एग्जाम में आधा घंटा आपके पास रहेगा ना, तो मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे कि अगर मेरे पास कुछ खराब भी होता है, आगे पीछे भी होता है, तो मैं वो आधे घंटे में कॉम्पनसेट कर लूँगा। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। तो मैं क्या करता था कि जो राजस्थान पत्रिका का आपका पेपर आता है उसके एडिटोरियल पेज से ऐसे लिखता था, बस बिना देखे कुछ पढ़ लिया और उसको लिख रहा हूँ। तो 1.5 घंटे में स्पीड भी कवर हो रही है, वो माइंड भी वर्क कर रहा है। और एक और चीज़, आप बने बनाए ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आप वहाँ लिख पाओगे। दिन अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी हुई जैसे कि मेरी थी, तो वहाँ पे बना बनाए ऐसे लिख पाओगे आप। इंग्लिश में ऐसा हुआ मेरे साथ कि जो मैं ऐसे प्रिपेयर करके गया वो 1-2 आ गए वहाँ पे। कैपिटल पनिशमेंट था तो, और फिर दूसरा था कि एडीआर पे था, तो वो दिन अगर अच्छा हो तो आ जाएगा। उसमें भी आप कितना याद रख पाओगे, कितने टेस्ट, कितने ऐसे याद रख लोगे, कितनी लाइन्स याद रख लोगे। जैसे कोटेशंस होते हैं, बहुत अच्छा अगर आपको याद है, वहाँ पे रेलेवेंट लग रहा है, लिख दीजिए। लेकिन बना बनाया ऐसे आप कभी नहीं लिख पाएंगे वहाँ पे। जितना टू द पॉइंट आपको वहाँ क्लिक कर रहा है वही लिखना है आपको, और एकदम सिंपल। हाईकोर्ट ये डिमांड ही नहीं करता कि आपको फ्लारी लैंग्वेज लिखो, बड़े बड़े शब्द लिखो हिंदी में या कुछ लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैंने हिंदी में एडिटोरियल्स लिखे, तो मुझे एक थॉट प्रोसेस हो गया माइंड में कि जो जब मैं वहाँ लिख रहा था तो मुझे वो एक्चुअली फील हो रहा था कि मेरा ये आउटपुट हो रहा है इसकी वजह से, जो मैंने लिखा है उसकी वजह से, प्रैक्टिस की वजह से वर्ड्स आ रहे हैं, फ्लो चल रहा है सेंटेंसेस का, तो वो हेल्प किया मेरे को। तो वो हिंदी का ये जो खास था कि मतलब आप एडिटोरियल से लिख सकते हैं, और भी आपके पास तरीके होंगे, तो लेकिन वो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेन इंग्लिश का जो ऐसे था उसमें था कि कैपिटल पनिशमेंट आपको पहला लॉ वाला ऐसे ही होता है, उसमें जितने लॉ के प्रोविजंस आपको याद हो सके सब लिख दीजिए। मेरा पहला कैपिटल पनिशमेंट था तो मैंने वही अटेम्प्ट किया, और मुझे अब तो टच में नहीं हूँ, तो उस टाइम प्रोविजंस काफ़ी याद है। डेथ पेनल्टी से लेके जैसे 353 में रीजन मेंशन करना होता है, पार्डनिंग पावर से 72 है, 161 है आर्टिकल, ये सब है। तो ये सब मुझे याद थे तो वो लिख दिया। फिर एक स्ट्रक्चर आप बेसिक माइंड में लेके चलें कि कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन हो गया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर अपनी कंट्री में ये हो रहा है, बाहर ये हो रहा है, और ये प्रोविजंस हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर ऐसे हो गया। और उसके बाद आप एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि बैरक जब पढ़ते हैं ना, तो आप कॉमेंट्स यूनिवर्सल के बैरक यूज करते हैं, इंग्लिश वाले। इंग्लिश वाले। तो यूनिवर्सल का जो बैरक्स होता है उसमें जो नीचे कमेंट्स होते हैं ना, उसके नीचे सेक्शन के नीचे, तो आप उनको बहुत ध्यान से पढ़िए। लोग क्या करते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं कमेंट्स को। तो इस बार के मेन से 5 क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट्स में से बता सकता हूँ। 72 आर्टिकल का जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्डनिंग पार, 72 के कमेंट में लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक केस का नाम और उसमें की लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है। फिर आर्टिकल सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, उसमें से क्वेश्चन आया कि अगर स्टेट आता है और एक नॉर्मल नागरिक आता है तो उसके बीच में क्या कोर्ट भेदभाव करेगा उसको एक्सटेंशन देने के लिए, ये उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। 397 आईपीसी वेपन यूज करता है कोई डकैती के टाइम, ये केस भी था हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंटली, कि अगर आपका वेपन है उसको यूज करने का मतलब क्या है, एक्चुअली काटना है, चलाना है, कुछ है, या यूज का मतलब क्या है, तो वो भी कमेंट में से आया हुआ है। तो ऐसे आप जब बैरक पढ़े तो कमेंट्स फिगर आउट कर लें कि उसमें सेक्शन का किसी ने स्कोप बताया हुआ, कोई यूज बताया, कोई वर्ड को डिफाइन किया हुआ है, तो वो आप पकड़ लें और उसको मार्क कर लें कि जब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो ये कमेंट्स नहीं पढ़ने और ये वाला कमेंट पढ़ना है। किसी में क्या होगा, सिर्फ यही बोलता है कि इस केस में ये हो, वो रेलेवेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें कोई स्कोप बताया हुआ है, तो वो आप ध्यान रखें, उस कमेंट को अच्छे से पढ़ें और मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम मुझे ओवर रीडिंग ना हो, और स्मार्टली प्रिपेयर करें। नोट्स जैसे आप लोग बनाते हैं अगर, तो वर्बेटम रिपीट मत करिए कि आपने अगर कोई किताब है उसको वापस छाप दी कोई नोट्स बनाने के चक्कर में कि वही एग्जैक्ट कर दी, तो उसका फिर पॉइंट क्या, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। और मतलब शॉर्टकट होना चाहिए कुल मिला के, शॉर्टकट
जैसे मैंने किया तो मैं तो साइड में लिख लेता था, जैसे जो बैरेक्ट है उसके जो साइड में स्पेस है, अगर कोई टाइमलाइन है तो वो वहाँ पे लिख ली, कोई डेट है वहाँ लिख ली, ये सब साइड में लिख दे। तो क्या होता है कि आपको सिर्फ वो फिर ग्लिम्स ही करना होता है कि अच्छा यहाँ लिखा हो, ये इंपॉर्टेंट। सीबीसी में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन आप पढ़िए, वो साइड में लिखिए, बेसिक नोट्स बनाए, स्मार्टली नोट्स बनाए। और आप सब लोग मेहनत करते हैं, तो मैं ये होप करूँगा कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आप लोग भी जल्दी तय करें, सर आपको बुलाएं। फिर रही बात इंटरव्यू की, सर तैयारी करवाते हैं इंटरव्यू की बढ़िया। तो इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आप कोई 100% तैयारी नहीं होती, कहीं कोई भी एग्जाम ले लीजिए, अगर जहाँ इंटरव्यू हो रहा है, इतने एक्सपर्ट पैनल बैठते हैं, तो आप कुछ ऐसा नहीं कि 100% कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे सब आता है। वहाँ पे जितना कामली आप बैठ के इंटरव्यू देते हो वही मैटर करता है। मेरा इंटरव्यू मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी बुरे नोट पे ख़त्म हुआ, बट एक एवरेज स्कोर मुझे मिल गया, क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं आता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने अच्छे से उस नहीं आता का जवाब देते हो कि साहब ये मुझे नहीं आता, बस खत्म। और कितना आप काम रहते हो उस टाइम पे, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं यार, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या आपको 100 में से 100 क्वेश्चन पूछेंगे तो वो, पर क्वेश्चनिंग होती है वहाँ पे अच्छी। शाम हो गई, जजेस भी थक जाते हैं, या फिर माइंड उनका थोड़ा ऐसा हो जाता है कि इतने सुबह से वही क्वेश्चनिंग चल रही है, तो एक अलग लेवल की क्वेश्चनिंग कुछ भी पूछने लगा। जैसे मेरा कॉर्पोरेट इंटर्नशिप थी मेरे अगर सीवी में कॉलेज का, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट का पूछने लग गए, जो एक्सपर्ट पैनल थे कि टैक्सेशन कॉर्पोरेट में कैसे होता है, ये वो कैसे होता है। बहुत वियर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट आपको जितना काम भी आप मेंटेन करके उनको फेस करेंगे और जितना अच्छे से नो बोलेंगे, नहीं बोलने में कोई शर्म नहीं है, 100 में से सारे क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, किसी को भी नहीं आता, तो जितना काम नहीं आप बोलोगे उतना सही रहेगा। और झूठ तो बोलना ही नहीं है वहाँ पे, आप झूठ बोलोगे वो सर ये मतलब मैं इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको इतना ब्लैंक एक्सप्रेशन होता है, वो कितने साल से वो लॉ पढ़ रहे हैं, और आप जब आप बॉर्न भी नहीं, उतने साल से वो लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इतना ब्लैंक एक्सप्रेशन होता है कि आप जज नहीं कर पाओगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, ये एकदम ब्लैंक फेस लेके बैठे होते हैं, ऐसे आपको देख रहे होंगे। तो वो झूठ नहीं बोलना है वहाँ पर, नहीं चलता है, सफ़ेद काला कोर्ट में नहीं चलता। तो वो आप झूठ ना बोलें, जितना टू द पॉइंट आता है तो उतना ही करेक्ट बोलें, नहीं आता तो कोई नहीं, छोड़ दें, मना करना सेफेस्ट ऑप्शन है। तो बस यही बताना चाहूँगा, और आप सब लोग मेहनत करो, आप अच्छे अपॉर्चुनिटी की वैल्यू करो। मैं यही बोल सकता हूँ कि जब और इतने सारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं इस बार जो सेलेक्ट हुए, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडियन जुडिशरी ऑल्सो, कि मतलब इतनी महिलाओं का इसमें हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, एक बार में जब वर्थ इट लगेगा आपको, जब इस यहाँ पे खड़े हो गए ना आप, तो वो ऐसा होगा कि इतना जो सेक्रीफाइसेस थे मेरे जो थे वो सब काम आया। और लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे सेलफोन्स तो सबके पास है, आप लोगों के पास, एक मेजर मेरा जो एडवांटेज मैं बोल सकता हूँ पूरे प्रिपरेशन फेज में, वो था कि सेल फोन को मैंने साइड में रख दिया। छोटा डब्बा ले लो, कीपैड ले लो, कॉल करने, कोचिंग आ रहे कॉल कर रहे हो या घर जा रहे हो, टाइम बहुत वेस्ट होगा। कभी आप देखना, जब आप दिन में अगर फ़ोन साइड में रख के देखना, आप प्रिपेयर करो तब कि एक दिन में कितने घंटे मैं पढ़ रहा हूँ और उतना कितना फ़ोन मेरा कंज्यूम कर रहा है टाइम। कुछ गूगल करने के लिए अच्छी चीज़ है कि आप देखो, कुछ डाउट हो तो देख सकते हो 2 सेकंड में, बट वो उसमें टाइम वेस्ट भी बहुत होता है। तो बस यही है कि अपॉर्चुनिटी का वैल्यू करिए, आपको मिली, आप फॉर्चुनेट है यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। आप कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कुछ किसी कारणों से रह गए, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का वैल्यू करके, कल पता नहीं क्या हो सकता है, कल कोई अगर लिमिटेशन लगा दी कोर्ट ने या कुछ भी हो सकता है कि मान लो कोई एज का आ गया, प्रैक्टिस का आ गया, ये तो अभी आपके पास अच्छा चांस है, तो उसको अपना 100% दीजिए। और दूसरों से मतलब विचलित नहीं होना चाहिए आपको। मैं एक ये लास्ट एंड लाइन बोलूँगा कि दूसरा क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलेगा मैं 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है, पढ़ो भाई, 20 घंटे पढ़ सकते हो, मेरी कैपेसिटी मुझे पता है कि 10 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, तो उससे दुखी होने की बात नहीं है। वो इतनी किताबें पढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ बुक्स इकट्ठा करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक ही किताब को बार बार पढ़ोगे, सर के नोट्स को बार बार पढ़ोगे, उससे आपका सिलेक्शन होगा। तो जितना कम सोर्स, कांस्टेंट रिवीजन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 साल का प्रोसेस है, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हो, नीचे जाता है ग्राफ, फिर ऊपर लेके आइए। लेकिन जब एग्जाम होना, तो एग्जाम में आपका पीक होना चाहिए। जैसे अब 1 महीने बाद एग्जाम है, तो अब भी आपकी प्रिपरेशन फुल स्विंग पे होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका फ्लो बना रहेगा और टूटेगा नहीं, और आपको एंड में एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कंसिस्टेंट रहिए, और दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को कैसे इंप्रूव करना है, अपने को कैसे 100% देना है, वो ध्यान रखिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। चंदन भाटी ने अपने सारगर्भित इस सक्सेस स्टोरी में बहुत कुछ बातें वो बता दी आपको।
यदि आप उसको सिंसियरिटी से फॉलो करोगे तो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के अंदर बहुत वो हेल्प मिलेगी। चंदन को मेरे तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू। और अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें, पदोन्नति के माध्यम से उच्चतम पदों पर है वो आसीन हो। अगेन बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू।